Hello guys, welcome back to our new series. This series is on peritoneal dialysis. In this series we are going to discuss about the peritoneal dialysis, the types of peritoneal dialysis and introductions about this. So let's begin with this series. इसमें हम चर्चा करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में विस्तार से, क्या क्या होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, किस किस टाइप की होती हैं। शुरू से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले डायलिसिस की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ विस्तार करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो डायलिसिस इज़ यूज टू रिमूव फ्लूइड्स एंड यूरेमिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी व्हेन द किडनीज आर अनेबल टू डू। तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लूइड्स और यूरेमिक वेस्ट जो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं जब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती तो उनको रिमूव आउट करते हैं। तो ये हमारा डायलिसिस का मेन पर्पज़ होता है, या डायलिसिस इसीलिए हम करते हैं। अब टाइप ऑफ डायलिसिस की बात करें तो हम जानते हैं कि जो डायलिसिस होती है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है हीमोडायलिसिस, सेकंड इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। हमने हीमोडायलिसिस पे बहुत सारे लेक्चर देख रखे हैं। अगर आपको हीमोडायलिसिस पे लेक्चर्स देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। अब अगर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की तो ये हमारा मेजर कंसर्न रहेगा इस वीडियो के अंदर। हम इसके बारे में प्रॉपरली बात करने वाले हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होती है? तो In essence, PD involves the transport of solutes and water across a membrane that separate the two fluids containing compartment. These two compartment are blood compartment and the dialysis. ये बहुत ज़्यादा सिमिलर ही हो गया हीमोडायलिसिस के अंदर, जैसे हमने देखा था। द प्रिंसिपल इज़ ऑलमोस्ट सेम। बस उसमें क्या था कि जो हमारा ब्लड था वो हम बॉडी के बाहर उसको डायलिसिस कर रहे थे। पेरिटोनियल के अंदर सिंपली बॉडी के अंदर ही होता है और बस वही सेम मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे कैपिलरीज होती है, वो मेम्ब्रेन का काम करते हैं। और फिर वही दो कंपार्टमेंट्स जैसे हमने हीमोडायलिसिस में देखे थे, यहाँ भी सेम ही है। ब्लड रहता है एक साइड पे, दूसरी साइड हम डायलिसिस सॉल्यूशन होता है वो फिल कर देते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो अब इस स्लाइड के अंदर हमने ये बोला है कि पीडी इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट एंड वाटर अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। पीडी के अंदर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं सोल्यूट्स और वाटर पार्ट्स का अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। द टू फ्लूइड्स कंटेनिंग कंपार्टमेंट्स आर blood in the peritoneal capillaries which in renal failure condition and excess of urea, creatinine, potassium and other waste products। तो जब पेशेंट्स में रीनल फेलियर होता है तो क्या होता है, ब्लड के अंदर जो होता है यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स ये एक्सेस में रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हाई ग्रेडियंट रहेगा एक अकॉर्डिंग से। दूसरी साइड हम डायलिसिस सॉल्यूशन को रखते हैं। डायलिसिस सॉल्यूशन इन द पेरिटोनियल कैविटी विच टिपिकली कंटेन सोडियम क्लोराइड, लैक्टेट, हाई कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। अब जब हम इनके बीच में जब नॉर्मली डिफ्यूज़न होगा तो हाई टू लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स का, और इस तरीके से हमारा डायलिसिस हम अचीव करेंगे। ये आप पेरिटोनियल डायलिसिस देख सकते हैं। ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी है और इसमें हमने डायलिसेट फ्लूइड फिल करा, और यहाँ पे जो कैपिलरीज नेटवर्क है इनके थ्रू ब्लड यहाँ पे आएगा, और ब्लड में से जो सॉल्यूट कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रांसफ़र होगा, एक्सचेंज होगा सोल्यूट पार्टिकल्स का फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब हमने पहले इसके अंदर फिल किया, इसको थोड़े टाइम हम स्टोर करेंगे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तब तक एक्सचेंज होता रहेगा। उसके बाद हम इसको ड्रेन कर देंगे। अब इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरी एक साइकिल को हम एक एक्सचेंज बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बारे में। आपने पेरिटोनियम कैविटी देखा है बट आपको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बारे में शायद उतना जानकारी ना हो। तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट एक्ट एज अ डायलाइजर एंड इज़ अ हेटेरोस्पोरस एंड हेटेरोजीनस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे हेटेरोस्पोरस और हेटेरोजीनस क्या होता है एक्चुअल में। हेटेरोस्पोरस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 मेम्ब्रेन्स। तो जब भी हम पेरिटोनियल कैविटी की बात करते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो वो मेम्ब्रेन होती है वो मोर देन 2 मेम्ब्रेन्स होती है। एक सिंपल एक मेम्ब्रेन नहीं होता, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स के कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अंदर, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होंगे। जैसे कोई अलग अलग टाइप की टिश्यूज़, अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे। तो इसी कारण इसकी जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन बनती है वो होती है इट एक्ट एज अ डायलाइजर एंड इज़ अ हेटेरोस्पोरस एंड हेटेरोजीनस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर हम पीडी थेरेपी की बात करेंगे। ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीडी थेरेपी कैसे प्रोग्रेस करी और क्या क्या है। तो पीडी इज़ करेंटली यूज एज अ क्रॉनिक लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट बाय अप्रॉक्सीमेटली 1,97,000 ESRD दैट इज़ एंड स्टेज रीनल डिजीज पेशेंट्स, या फिर 11% ऑफ द ग्लोबल डायलिसिस पॉपुलेशन। तो 11% जो ग्लोबल डायलिसिस की पॉपुलेशन है वो भरोसा करती है पीडी पे एज अ क्रॉनिक लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट फॉर देम।
हु आर सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर। पॉपुलैरिटी अभी इसकी इंक्रीज़ होती जा रही है, मेनली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, कन्वीनियंट भी है, घर पे कर सकते हैं आप इसको, और कई कई देशों में मतलब रिलेटिवली लो कॉस्ट पे ही ये पेशेंट को पड़ता है। इंडिया में अभी रीइंबर्समेंट वगैरह नहीं है पीडी के अंदर, तो करके थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पेशेंट को, बट बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर दे मेनली प्रेफर पीडी थेरेपी ओवर एचडी थेरेपी, बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेशन कम रहता है, सिंपल रहता है और आप इसको घर पे कर सकते हैं। मेन कॉम्प्लिकेशन यही होता है पेरिटोनाइटिस का, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप हाइजीन जब पेशेंट अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमने डायलिसिट फ्लूइड फिल करा। ये कैथेटर होता है, वाई कनेक्शन जेड कनेक्शन जो भी होते हैं यहाँ पे कनेक्ट करके इसमें हम फ्लूइड फिल करते हैं। जब काफ़ी टाइम के बाद अराउंड 2-3-4 आवर्स जितना भी ड्वेल टाइम होता है उसके बाद इसको ड्रेन कर लिया जाता है, और उस पूरे प्रोसीजर को हम एक वन सिंगल एक्सचेंज बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस क्या रहते हैं। तो प्रिंसिपल्स वही सिमिलर प्रिंसिपल्स रहेंगे जो एचडी के अंदर हमने पढ़े थे। पहला हम बात करेंगे डिफ्यूज़न, देन वी विल टॉक अबाउट द अल्ट्राफिल्ट्रेशन, देन वी विल गो टू एब्जॉर्प्शन। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न कैसे होता है? तो डिफ्यूज़न में पता है एक रैंडम मोशन मूवमेंट होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, और इस मोशन जो रैंडम मोशन होता है उसको हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो डिफ्यूज़न क्या होता है एक्चुअल में? रैंडम मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन थ्रू एसपीएम। ये मूवमेंट जो होती है पैसिव होती है, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स मूव इंडिपेंडेंटली बाय ब्राउनियन मोशंस। हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इनका मूवमेंट बना रहता है। यहाँ भी डायलिसिस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में भी यही होता है। ये हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एसपीएम का काम करती है। ये कैपिलरीज के अंदर ब्लड है और इसमें यूरिया वगैरह क्रेटिन वगैरह कंसनट्रेशन हाई है। ये डायलिसिट है, इसमें यूरिया कंसनट्रेशन क्रेटिन कंसनट्रेशन हमने नहीं डाला होता, तो ऑब्वियस मूवमेंट यहाँ से यहाँ की तरफ होगा और इस तरीके से हम डायलिसिस अपना अचीव कर पाते हैं। पेशेंट का ब्लड होता है उसको प्योरीफाई कर पाते हैं। अब हम थोड़ा सा फिज़िक्स देखेंगे ब्राउनियन मोशन का। तो जो रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, जो मीन वेलोसिटी वो 0 रहता है। अब जो हमारा ब्राउनियन मोशन होता है वो सॉल्यूट्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उनके वेट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने फिज़िक्स में पढ़ा है 11th क्लास की बेसिक फिजिक्स होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रैंडम मूवमेंट होगा इनका, और जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना स्लो होगा वो मूवमेंट उनका। जितना छोटा सॉल्यूट पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा मोशन करेगा, तो उतना ज़्यादा रिमूवल के चांसेस उनके बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन की। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है? सेम दो मेम्ब्रेन्स हो गए, एक अपना दो कंपार्टमेंट्स हो गए, एक ब्लड कंपार्टमेंट हो गया, एक डायलिसिट कंपार्टमेंट हो गया, बीच में हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। अब इनमें हाइड्रोस्टैटिक डिफरेंस रहेगा, प्रेशर का हाइड्रोस्टैटिक डिफरेंस। इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हीमोडायलिसिस के अंदर तो हम ये जनरेट करते थे बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स, उनमें पंप वगैरह होते थे। डायलाइजर मेम्ब्रेन के अंदर हम मतलब ब्लड साइड हम लो प्रेशर कर देते थे और डायलिसिट हाई प्रेशर रहता था, तो मूवमेंट होता था ब्लड का, जो वाटर या जो प्लाज्मा का था वो मूवमेंट होता था ब्लड टू डायलिसिट। उसके थ्रू हम यूएफ को अचीव कर पाते थे। बट जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, हम ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम जो वाटर होता है एक्सेसिव वाटर जो अल्ट्राफिल्ट्रेट होता है वो रिमूव करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिट। Simultaneously, the relative hyperosmolarity of peritoneal dialysis solution leads to ultrafiltration of water and associated solute across the membrane. ब्लड से मूवमेंट इसके लिए, इसीलिए जो हमारा जो डायलिसेट होता है इसके अंदर, उसके अंदर हम ग्लूकोज या डेक्सट्रोज वगैरह की कंसनट्रेशन ज़्यादा रखते हैं। ऑस्मोटिक अल्ट्राफिल्ट्रेशन कह सकते हो आप। हाइपर ऑस्मोलैरिटी के कारण वो वाटर को ब्लड में से ऐसे खींच लेता है अपनी तरफ डायलिसेट के अंदर, ताकि वो बैलेंस बना रहे। दिस वे वी अचीव अल्ट्राफिल्ट्रेशन इन पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल इज एब्जॉर्प्शन। Also simultaneously there is a constant absorption of water and solutes from peritoneal cavity both directly and indirectly by lymphatic system. जो हमारा lymphatic system होता है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब भी करता रहता है साथ साथ में वाटर सॉल्यूट्स और ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब करता है। तो तभी मतलब पीडी जनरली डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर थोड़ा सा हमें सोच समझ के विचार करके
देना होता है, और आइकोटेक्स्ट्रिन में भी प्रेफर कर देते हैं उन केसेस में जहाँ पे पेशेंट डायबिटिक होता है और उनका एब्जॉर्प्शन रेट जो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। अब डायलिसिट की बात करेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिजायर्ड सोल्यूट डिटरमाइंस द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम, कैल्शियम, यूरिया आर हाई इन ब्लड बट लो और एब्सेंट इन डायलिसिस सॉल्यूशन, and constant replacement of the dialysate ensures that the concentration of undesired solute is kept low on this side of the membrane. तो डायलिसेट के अंदर भी यही होता है कि द कंसनट्रेशन ऑफ अनडिजायर्ड सोल्यूट डिटरमाइन करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को, जो कि जनरली ब्लड के अंदर ज़्यादा रहता है, बट हम एब्सेंट रखते हैं या लो रखते हैं डायलिसेट सोल्यूशन के अंदर। कांस्टेंट रिप्लेसमेंट होता है, वो शुरू लगा रहता है इनका, और इस साइड से दूसरे साइड के मेम्ब्रेन के अंदर हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस जो लेवल होता है इज सेट एट ए स्लाइटली हायर लेवल देन इन नॉर्मल ब्लड टू इंक्रीज द डिफ्यूजन ऑफ द बाइकार्बोनेट इनटू द ब्लड टू न्यूट्रलाइज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस दैट इज़ ऑफन प्रेजेंट इन दीज पेशेंट्स। डायलिसेट होता है वो एक्सेस फ्लूइड इज आल्सो रिमूव्ड बाय ऑस्मोसिस बाय यूजिंग हाइपरटोनिक डायलिसेट विद हाई कंसनट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज। जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो रिमूव हो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू यूजिंग हाइपरटोनिक डायलिसेट सॉल्यूशन। अब जनरली जो कंसनट्रेशन होती है डेक्सट्रोज की वो 3 वेराइटीज़ में आती है। पहली होती है वो 1.5% डेक्सट्रोज, सेकंड इज़ 2.5% डेक्सट्रोज एंड थर्ड इज़ 4.25% डेक्सट्रोज। इनकी कलर कोडिंग येलो, ग्रीन और रेड के अंदर की जाती है जनरली। इसके अलावा एक 7.5 का आइकोटेक्स्ट्रिन का कंसनट्रेशन आता है। तो ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड रिमूवल के लिए हम ज़्यादा हाइपरटोनिक डायलिसेट का यूज़ करते हैं। अब टाइप ऑफ पीडी की हम बात करेंगे, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ पीडी, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस जिसको सीएपीडी बोलते हैं, और उसके बाद एपीडी जिसको ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।